सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि सभी लोगों की डिमांड आ रही थी, मैं एक वीडियो लेकर आया हूं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर टैलेंट एक्स। हालांकि वीडियो का नाम है हाउ टू प्रिपेयर फॉर टैलेंट एक्स, पर आप इसको किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपको फिट जी का FTRE या बिग बैंग एज टेस्ट देना है, या सपोज आपको मोशन कोचिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना है, या किसी भी और कोचिंग का एग्जाम देना है जो इस तरह का एग्जाम कंडक्ट कराती है, या कोई ओलंपियाड एग्जाम भी आपको देना है, तो भी आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। इनिशियली मैंने ये मान के शुरू किया है इसको कि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की हुई है। तो सबसे पहली पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है फोकस ऑन स्कूल टेक्स्ट बुक। आप किसी भी बोर्ड में हो, जरूरी नहीं कि CBSE बोर्ड में हो, NCERT की बुक पढ़नी है। सारी जो स्टेट बोर्ड हो गया है, या नेशनल बोर्ड होगा, या ICSE हो गया, CBSE हो गया, सिलेबस मोर और लेस एक पर्टिकुलर क्लास के लिए सेम ही रहता है। आपकी जो बुक्स है उसी पे फोकस करो। ठीक है। ICSE बोर्ड वाले ये ना सोचें कि मुझे CBSE NCERT की बुक पढ़नी है, या सपोज UP बोर्ड वाले ये ना सोचें कि हमको इंग्लिश मीडियम वो CBSE वाली बुक पढ़नी है। ऑफ कोर्स एग्जाम क्योंकि इंग्लिश मीडियम में होता है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स की ये बात है। अनफॉर्चुनेटली अभी ये इसको हिंदी में नहीं ले रहे हैं इस साल भी, बट मुझे लगता है हिंदी में भी इनको लेना चाहिए। एनीवेज, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक पे फोकस करना है। ये परेशान नहीं होना है कि मैं तो CBSE में नहीं पढ़ता हूँ, या मैं स्टेट बोर्ड में पढ़ता हूँ, तो मैं कौन से बुक से पढ़ूँ। अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक जो आपको स्कूल ने लगवाई हैं उनसे पढ़ना है। बस ध्यान क्या रखना है, आपने हैबिट बनानी है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी की हैबिट बनानी है। आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है एंड फोकस ऑन अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जिस भी अच्छी कोचिंग में जाएंगे, जिस भी अच्छे टीचर से मिलेंगे, या आपको जब अपनी लाइफ में जब एक्सपीरियंस होगा, तो आप रियलाइज़ करोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। आपको कंसेप्चुअल स्टडी करनी ही पड़ेगी किसी भी कंपटीशन में एक्सेल करने के लिए। कंसेप्चुअल स्टडी से क्या मतलब है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमने पढ़ा कि भाई हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 25 आता है। ठीक है। सपोज हम -5 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारे पास 25 आता है। ये चीज़ हमने पढ़ ली। हमने सिंपल याद करने के हिसाब से पढ़ी, तो हमने ऐसे पढ़ लिया कि भाई 5 का स्क्वायर करो तो भी 25 है, -5 का स्क्वायर करो तो भी 25 है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली पढ़ी तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने? कॉन्सेप्ट सीखा कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। भाई आपने 5 का स्क्वायर करा तो भी पॉजिटिव नंबर आया, -5 का करा तो भी पॉजिटिव नंबर आया। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ये इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये सिंपल पढ़ लिया हमने, समझ लिया, याद कर लिया। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या है वो मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। सपोज मेरे पास क्वेश्चन आया ऐसे कि भाई A - B का स्क्वायर प्लस B - C का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो A बराबर क्या, B बराबर क्या, C बराबर क्या। अब आप इसको कैसे सॉल्व करने जाओगे? क्या आप इसका स्क्वायर खोलोगे उसके बाद सॉल्व करोगे? इक्वेशन 1 दी हुई है, अननोन क्वांटिटी 3 है, क्या करोगे? यहां पर काम आएगा कॉन्सेप्ट। आपने क्या देखा? आपने देखा कि भाई ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि हमेशा जो किसी भी नंबर का स्क्वायर है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यानी अब ये A और B कुछ भी हो, B और C कुछ भी हो, ये वाला जो नंबर रिजल्टेंट आने वाला है ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है। सिमिलरली B कुछ भी हो, C कुछ भी हो, ये वाला जो नंबर आने वाला है ये क्या आएगा? ये नंबर पॉजिटिव आएगा। ठीक है। ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, बीच में पॉजिटिव का साइन है। क्या इनको जोड़ के कभी 0 आ सकता है? एक ही केस में 0 आ सकता है, जब A भी 0 हो, B भी 0 हो, C भी 0 हो। ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। और अगर आप ये समझ के कि 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, इस चीज को लाके यहां तक जो मैंने समझाया इसको समझ सकते हो, तो आप समझ लेना आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ लिया आपने, और आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ गया। होप मैं अपनी बात आपको समझा पाया, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्सेप्ट भी आपको केवल मैथ्स और फिजिक्स में ही ज्यादातर मिलेंगे। मोस्टली मैथ्स में मिलेंगे, फिजिक्स में मिलेंगे। केमिस्ट्री और बायो तो मेमोरी बेस्ड होती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको केमिस्ट्री बायो में भी मेहनत करनी पड़ रही है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए। थोड़ा सा इनिशियली चैलेंज आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो स्कूल बेस्ड स्टडी है वो, जहां तक मुझे लगता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी और एप्लीकेशन प्रमोट अभी तक नहीं कर पा रही है, तो हमें करनी पड़ेगी।
कॉन्सेप्चुअली फिजिक्स मैथ्स को पढ़िए, केमिस्ट्री बायो मेमोरी बेस्ड है। फिर ट्राई टू सॉल्व योर स्कूल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले जो आपकी स्कूल की टेक्स्ट बुक है उसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसकी जो एक्सरसाइज दी है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। सपोज आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया मैथ्स में, तो अब नंबर सिस्टम में जो आपके स्कूल की बुक है ना उसी के पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। ये नहीं कि सीधे आप हाई लेवल स्टडी मटेरियल पे पहुंच गए। हाई लेवल स्टडी मटेरियल पे आप जंप कर जाओगे सीधे तो क्या होगा, आपने लो लेवल के या नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आप हाई लेवल के क्वेश्चन पे पहुंच गए। वहां क्वेश्चन पे पहुंचोगे तो ऑब्वियसली वो आपसे ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आपको लगेगा यार मैं तो अप्लाई ही नहीं कर पा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है ना। छत पे चढ़ते हो, सीढ़ियों पे चढ़ते हो, तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे खड़े हुए और सीधे यहाँ चढ़ जाते हो, ऐसे ऐसे चढ़ते हो ना। वही चीज अप्लाई करनी है। और ये मैं अभी इसलिए वीडियो बनाने का फायदा या अभी समझने का फायदा ये है कि यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि आपके पास टाइम है अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स है। तो ये जो मैं प्लान दे रहा हूँ ये उसी हिसाब से है। आप इसको अपने टीचर्स के साथ या पेरेंट्स के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। आपको इसमें हो सकता है कुछ चीज़ आप ऐड करना चाहें, कुछ आप हटाना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जब आपने अपने स्कूल लेवल के वो कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए, फिर अब आप एडवांस लेवल स्टडी मटेरियल पे आओ। और इस एडवांस लेवल पे भी ऐसे मत पहुंचो कि बिल्कुल ही बस आप पियर्सन पे सीधे पहुंच गए। आप सीधे से जैसे जैसे स्कूल का कोर्स चल रहा है वैसे वैसे आप पहले स्कूल टेक्स्ट बुक के करो, फिर एडवांस लेवल में आ जाओ आप। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है जैसे, बहुत अच्छी बुक है वो। आप किसी भी बोर्ड के हों, आप ये वाली बुक जब आपने अपना स्कूल का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो वो चैप्टर सेम आपको इसमें भी मिलेगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन करके देखो। अब ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से मिल जाती है, उतने आप स्मार्ट हो, ढूंढ लेना कैसे मिलेगी। अदर स्टडी मटेरियल से मेरा मतलब है अगर आपने किसी स्टडी कोचिंग का स्टडी मटेरियल ले रखा है, लेना चाह रहे हो, तो आप किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग का स्टडी मटेरियल ले सकते हो। किसी कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो उसका मटेरियल आपके पास ऑलरेडी होगा, उस पर आप बिलीव कर सकते हो। उस पर मैं बाद में बात करूंगा। प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कम से कम 20 क्वेश्चन आपने ईच डे प्रैक्टिस करने की हैबिट बनाओ। सिर्फ टैलेंट एक्स के लिए नहीं, आपकी सब्जेक्ट पे कमांड होगी और फ्यूचर में आपके काम आएगा अदर देन स्कूल मटेरियल। देखो सब्जेक्ट क्या होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। मेजर तो यही सब्जेक्ट है आपके पास अगर आप 5th से 10th में हो, ठीक है। साइंस को भी मैंने जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में डिवाइड कर दिया। तो हर सेक्शन के आप 5 क्वेश्चन ले लो और डेली 20 क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो अदर देन स्कूल मटेरियल, ठीक है। अब वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी हो सकता है, ऑनलाइन कोई रिसोर्सेज आप ले सकते हो, किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल ले सकते हो, कोई और बुक्स ले सकते हो। लेकिन फोकस कहाँ करना है, फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। 5 क्वेश्चन जो आपको चैलेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग 5 क्वेश्चन दैट कैन चैलेंज यू इज मच बेटर देन प्रैक्टिसिंग 50 क्वेश्चंस ऑफ सिमिलर काइंड। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं कि सपोज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 20 एक ही तरह के क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर कर दिया है। आप क्वेश्चन नंबर 1 करते हो, 2 करते हो, उसके बाद 20 करते हो और आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे यार मैंने तो इस चैप्टर के 20 क्वेश्चन कर दिए। लेकिन प्रैक्टिकली उन क्वेश्चंस ने आपको चैलेंज ही नहीं किया ना, उन क्वेश्चन से करने से आपका फायदा नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन किया आपने, आपको कॉन्सेप्ट आ गया, आप अगले तरह के क्वेश्चन पे चलो। इन 20 क्वेश्चन को करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी स्टडी मटेरियल का, आजकल कॉपीराइट स्ट्राइक भी जल्दी आ जाता है, मेरे एक वीडियो पे ऑलरेडी आ भी चुका है। तो बस मैं इतना बोलूंगा कि आप क्वेश्चन जो अपने प्रैक्टिस करें उनकी क्वांटिटी पे आप फोकस करें। अच्छा स्टडी मटेरियल लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सब कुछ मुझे फ्री में मिल जाए, या किसी को लगता है कि मुझे पैसे ना देना पड़े, तो उसमें क्या है कि आप कहीं ना कहीं अपने साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। मुझे लगता है कि अगर आप कैपेबल हो परचेज करने के और कहीं पे आपको अच्छा स्टडी मटेरियल मिल रहा है तो यू शुड परचेज, है ना। बाकी जैसा जिस इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी या थिंकिंग है वो सोच सकता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट चीज ये है कि प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस भी जो हैं वो टैलेंट एक्स में पूछे जाते हैं। मेक अ रूटीन टू रिव्यू एज पर टैलेंट एक्स सिलेबस। सपोज आप 10th क्लास में हो तो जो टैलेंट एक्स का जो 9th क्लास का सिलेबस है ना उस पर भी आप नजर रखो, उसके थोड़े थोड़े टॉपिक रिवाइज करते रहो। इसका सबसे अच्छा तरीका है जो प्रीवियस क्लास है। सपोज आप अभी 10th क्लास के लिए टैलेंट एक्स देने वाले, तो आपकी प्रीवियस क्लास हो गई 9th क्लास का टैलेंट एक्स का पेपर ले लीजिए, या और सिमिलर किसी कोचिंग के पेपर आपको मिल जाएं, ऑनलाइन मिल जाएं, ऑफलाइन मिल जाएं, जहां भी मिल जाएं। आप चाहोगे तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करने पे आपको हमारी ऐप में भी मिल जाएंगे। और उन पास्ट ईयर एग्जाम पेपर को एटलीस्ट वंस इन अ वीक आप सॉल्व करो। उससे क्या होगा कि आप प्रीवियस क्लास के सिलेबस को भी रिव्यू करते हुए चलोगे।
क्योंकि जब आपका टैलेंट एक्स का एग्जाम आपके पास आएगा तो फिर आप सोचोगे अब यार मैं प्रीवियस क्लास का कैसा पढूं। तो बेटर है अभी से हैबिट बना लो, वंस इन अ वीक। प्रीवियस क्लास का तो अभी जस्ट आप एग्जाम दे के आए हो, कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े मेमोरी में रहते हैं, तो जब प्रीवियस ईयर के पेपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अभी ये चीज समझ में आ जाएगी कि हाँ कैसा पूछा गया था, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, और मुझे अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट करना है, अपने वीक एरियाज को आपने आइडेंटिफाई करना है और उनको इंप्रूव करना है, प्रीवियस क्लास का भी थोड़ा बहुत और इस क्लास का भी। लेकिन ये जो प्रीवियस क्लास वाला करना है स्ट्रिक्टली एज पर टैलेंट एक्स सिलेबस, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, अदरवाइज हमारा प्रेजेंट क्लास का टाइम वेस्ट होगा इसमें। इसीलिए मैंने इसको बोला कि इसको आप वंस इन अ वीक रखो, वंस इन अ वीक इसको कर लो। और कोई भी पेपर ले लो, टैलेंट एक्स का ले लो, फिटजी वाला ले लो, आकाश वाला ले लो, मोशन वाला ले लो, किसी रेपुटेड कोचिंग का लेना, ठीक है। क्वालिटी क्वालिटी पे फोकस करना है, वो पेपर आप वंस इन अ वीक इसको कर लो। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और मोस्ट नेग्लेक्टेड चीज है मेंटल एबिलिटी सेक्शन। मेंटल एबिलिटी सेक्शन क्या है? स्कोरिंग सेक्शन है, लेकिन ये हमारे स्टूडेंट्स की रूटीन स्टडी में नहीं आता, स्कूल स्टडी में तो नहीं आता, तो ये एक आउट ऑफ सिलेबस काइंड ऑफ थिंग हो गई। इसमें आपको क्या मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए एज पर टैलेंट एक्स सिलेबस। टैलेंट एक्स में सिलेबस दिया हुआ है, जैसे ब्लड रिलेशन दिया हुआ है किसी क्लास के लिए, वर्ड एनालॉजी दिया हुआ है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब दिया हुआ है। इसका आप रूटीन बना सकते हो, एक कोई टॉपिक उठा लो, ट्वाइस या थ्राइस इन अ वीक आप प्रैक्टिस कर लो। ये हफ्ते में एक घंटे के लिए हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन प्रैक्टिस कर लो, एक वीक में आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके रिसोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल है। सपोज आपको ब्लड रिलेशन के ऊपर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, ब्लड रिलेशन का आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ऑफलाइन भी रिसोर्सेज हैं, बड़ी अच्छी बुक आती है एस चंद पब्लिकेशन की, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की, मतलब इट इज अ जैम ऑफ बुक, डॉक्टर आर एस अग्रवाल, है ना, रीजनिंग की बुक आती है, बरसों से आ रही है, मतलब सालों से आ रही है और सालों तक आती रहेगी। इसको आप खरीद के भी रख सकते हो, आपके घर में और भी लोगों के काम आएगी। इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं इसमें आपको सब मिलेंगे, टैलेंट एक्स के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो, और अगर ऑलरेडी आपके पास कोई मटेरियल हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। इसकी जब भी आप प्रैक्टिस करें तो उसमें पास्ट ईयर का पेपर, क्वेश्चन पेपर जरूर इन्वॉल्व करें अपनी प्रैक्टिस में, ठीक है ना। पास्ट ईयर के पेपर से किसी भी एग्जाम की देखो आप तैयारी कर रहे हो तो ये हमेशा रिकमेंडेड है कि उसके पास्ट ईयर के पेपर आप जरूर रेफर करें। उससे क्या होता है कि आपको एग्जामिनर का माइंडसेट और एग्जाम का पैटर्न, वो दोनों एक तरह से आपके रूटीन में आ जाते हैं। आपको पता चल जाता है इस वाले पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं या किस तरह से ये वाला पेपर सेट होता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर को अपनी प्रैक्टिस में जरूर लेकर आना। ओके शायद एक स्लाइड जो है वो मेरी रिपीट हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो मिस्टेक्स होती हैं, तो ट्राई टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड वर्क ऑन टू इम्प्रूव देम। तो मैं भी नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा, हालांकि ये पहली बार हुआ है कि मेरी कोई स्लाइड रिपीट ना हो, ठीक है ना। मैं इस पार्ट को एडिट नहीं करूंगा क्योंकि गलतियों से ही सीखना है, वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। स्टडी के अलावा जो नॉर्मल रूटीन में आपको क्या करना है कि एक तो अपना रूटीन बनाना है कि भाई देखो स्कूल का भी पढ़ना है और आपको टैलेंट एक्स की भी तैयारी करनी है, तो स्टडी का रूटीन बनाइए। सबसे पहले स्कूल पे फोकस कीजिए, उसके बाद अपना टाइम मैनेज कीजिए टैलेंट एक्स के लिए, और जो रूटीन बना रहे हैं उसके ऊपर ऑनेस्ट रहें, ठीक है। जब आप उस पर ऑनेस्ट रहेंगे मीन्स अपने आप के लिए ऑनेस्ट रह रहे हैं, ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स के लिए ऑनेस्ट रह रहे हो। किसी के फोर्स करने से आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, आपने देखा होगा जब आप अपने से आपको लगता है कि मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी, अगर आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं बेटा बैठ जा पढ़ ले, तो आप बैठ तो जाओगे लेकिन वो पढ़ना ना पढ़ना किसी काम का नहीं रहेगा। आप इसको एक्सपीरियंस कर चुके होंगे या फिर करके देख लेना। अच्छा, पीछे जो मैंने सारी बातें बताई हैं उसमें एक चीज़ ऐड, अगर आपने ऑलरेडी कोई कोचिंग ज्वाइन की हुई है तो आप कोचिंग के मटेरियल और मेथडोलॉजी पे फिक्स रह के ये काम कर सकते हैं। फिर आपको ज़रूरी नहीं कि जो मैं सब बता रहा हूँ कि आप स्कूल से पढ़ो फिर एक स्टेप हायर स्टडी मटेरियल से पढ़ो, फिर आपको अगर लगता है आपको वो सब फॉलो करने की ज़रूरत है तो करो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोचिंग के ही स्टडी मटेरियल और मेथडोलॉजी पे फोकस कर सकते हैं, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेंशन दे देना टैलेंट एक्स के सिलेबस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन सर्चिंग एंड कलेक्टिंग पीडीएफ्स फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज। ये मैं आजकल के स्टूडेंट्स की हैबिट देख रहा हूँ, ऑनलाइन चले जाएंगे और दुनिया भर के पीडीएफ फ़ोन में लैपटॉप में इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है स्टडी में, नॉट इन कलेक्टिंग पीडीएफ। आप पीडीएफ कलेक्टर नहीं हो,
ट्रस्टवर्दी रिसोर्सेज पे जाइए। मैंने भी कोशिश की है कि मैं अपनी ऐप में आपको टारगेटेड मटेरियल दूं। मैंने आपको वहाँ पे पीडीएफ दिए हुए हैं टैलेंट एक्स के। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत मैं आपसे कंट्रीब्यूशन चाह रहा हूँ टू मेंटेन द थिंग्स, ठीक है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप थोड़ा बहुत कहीं पे पैसा दे रहे हैं और आपका टाइम बच जा रहा है, तो टाइम इज मनी, अल्टीमेटली टाइम इज मनी, ठीक है ना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। अगर थोड़ा बहुत पैसा देके आपका टाइम बच रहा है तो अच्छा है, आपका वो टाइम पढ़ने में यूज हो रहा है। आपको लग रहा है कि मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम, तो ठीक है, आप 3-4 दिन कहीं पे भी 100-200 रिसोर्सेज से पीडीएफ इकट्ठे करते रहो। फिर जब आप 1 महीना पीडीएफ इकट्ठे करते रहो और उसके बाद जब आपको लगे, फिर आप देखना उनमें से पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो काम के हैं नहीं काम के हैं। आई होप इस पॉइंट पे मैं आपको क्लैरिफाई कर पाया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मैं देख रहा हूँ वो पीडीएफ इकट्ठा करने में मल्टीपल रिसोर्सेज से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है मैं इस कोचिंग का भी मटेरियल ले लूँ, उस कोचिंग का भी मटेरियल ले लूँ। अरे यार, आपके पास लिमिटेड ही टाइम है भाई, 24 आवर्स ही हैं, एक दिन के 24 ही घंटे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है जिस भी कोचिंग में एडमिशन ले लिया उसके स्टडी मटेरियल पे बिलीव करो, उसकी मेथोडोलॉजी पे बिलीव करो। मैं देख रहा हूँ कि एक्स कोचिंग में जिसमें एडमिशन लिया वो बोलता है मुझे वाई कोचिंग का भी मटेरियल मिल जाए, वाई में जिसने लिया है वो बोलता है मुझे एक्स का भी मिल जाए, मुझे जेड का भी मिल जाए। सपोज आपको हिंदुस्तान में जितनी कोचिंग है उन सबका मटेरियल मिल गया, लेकिन अपने आप से पूछो कि आपके पास इतना टाइम है कि आप उस सारे मटेरियल को पढ़ पाओगे, ठीक है। तो टाइम को इन्वेस्ट करो स्टडी में, फालतू चीजों में इन्वेस्ट मत करो। लास्ट स्लाइड पे मैं आता हूं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अपार्ट फ्रॉम स्टडी आप थोड़ा सा हेल्दी रूटीन और डाइट फॉलो कीजिए। हेल्दी रूटीन से मेरा मतलब है थोड़ा मूवमेंट करिए। आजकल हम क्या है, डिजिटल एज में है तो हम बैठे ही रह जाते हैं, मूवमेंट नहीं करते, इंक्लूडिंग मी, मेरा भी यही हाल है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बैठा रहता हूँ, मूवमेंट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। डाइट, जंक फूड वगैरह अवॉइड कीजिए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है। तो डाइट मतलब जंक फूड खाएंगे तो वो आपकी थोड़ी सी इंटेलिजेंस और थोड़ी सी सोचने समझने की शक्ति को रोकता है। डीप ब्रीदिंग की जरूर प्रैक्टिस कीजिए, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट डेली, जब भी आपको टाइम मिले। 5-5 मिनट के स्लॉट में कर लीजिए, 3-3 मिनट के स्लॉट में कर लीजिए। स्टडी का ब्रेक ले रहे हैं तब कर लीजिए। आप इसको हफ्ता 10 दिन करके देखिए और आप खुद अपने आप में चेंजेस फील करेंगे। इसको आप जरूर कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कुछ और भी नहीं कर पा रहे हो हेल्थ के लिए ना, तो डीप ब्रीदिंग जरूर करो। जहां पे हो वहीं पे शांत मन से बैठ जाओ, ठीक है। आंखें बंद करो, कोशिश करो फोकस करने की बिटवीन सेंटर ऑफ आइज, और लंबी लंबी सांस लो, लंबी लंबी सांस छोड़ो, ठीक है। मेडिटेशन भी इसको बोलते हैं, बट आप इसको सिंपल सिंपल स्लॉट में भी कर सकते हैं। पॉजिटिवली मैनेज एंड प्लान योर टाइम, ये तो आप ही को करना पड़ेगा। स्टे अवे फ्रॉम द थिंग्स विच किल्स योर प्रेशियस टाइम। अब इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन हो सकती है, मैं यहाँ पे सब चीज़ नहीं बोलूँगा। आप अपने करियर के, अपने फ्यूचर के आप खुद मालिक हो, आप समझदार हो। आपको ये देखना है कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो मुझे अभी करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बाद में भी कभी कर सकता हूँ, अभी मुझे स्टडी पे फोकस करना है। या कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं फालतू में ही करे जा रहा हूँ, जो मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, जो ऐसा टाइम जो कि मैं स्टडी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। उन चीज़ों से दूर रहिए, प्लीज़ दूर रहिए, चाहे वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो। अगर आपको लग रहा है मेरा वीडियो आपका टाइम किल कर रहा है, तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस वीडियो। ये मेरा सजेशन है आपको, दिल से सजेशन है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, उस चीज़ से दूर रहें प्लीज़। अपने टाइम को इन्वेस्ट करें, पॉजिटिवली स्टडी में इन्वेस्ट करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं। अपने आप पे विश्वास रखिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, प्रोवाइडेड कि आप सही चीज़ ही कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं सिगरेट पी रहा हूँ और मैं सोचूं अरे यार जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, तो वो तो गलत हो गया ना फिर चीज़, ठीक है। जो अपने आप में, आपको अपनी काबिलियत में विश्वास रखना है, अच्छी चीज़ों के लिए अपने आप में विश्वास रखना है। और एट द एंड ऑफ द डे ये एक जस्ट एक एग्ज़ाम है, आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा। सब लोग टॉप नहीं कर सकते, सब लोग फेल नहीं हो सकते। हर आदमी अपनी प्रिपरेशन और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हर एग्जाम में परफॉर्म करता है। अपनी तैयारी शुरू कीजिए और ये मत सोचिए कि रिजल्ट क्या होगा। तैयारी में अपना बेस्ट दीजिए और यकीन मानिए कि जब आप तैयारी में अपना बेस्ट दोगे तो रिजल्ट भी बेस्ट ही आएगा। ऑल द बेस्ट।